एनएलएम का सेकंड लेक्चर है ये। आज हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में, है ना। देखो क्या है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान सा लॉ है कि स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, है ना। रेस्ट बॉडी वांट टू बी इन रेस्ट, मूविंग बॉडी वांट टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड, है ना। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता है ना, नॉट अप्लाइड, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बात समझना है कि कौन है वो एक्सटर्नल फोर्स। हम अगर बात करें कि एक्सटर्नल फोर्स है कौन, कौन है वो बाह्य कारक, कौन है वो बल जो बार बार उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। तो हो सकता है कि बाह्य बल हो, घर्षण बल हो, हवा का घर्षण भी हो सकता है, जमीन का घर्षण भी हो सकता है। किसी बॉल को आप ढकेल के छोड़ दीजिएगा तो जाकर रुकेगा, क्यों रुकेगा? धरती के घर्षण के कारण, हवा का भी घर्षण है। तो इन दोनों घर्षण बलों के कारण जनरली वो रुक जाता है। ध्यान रखिएगा, पहला नियम न्यूटन ने नहीं दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इसको हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पहला नियम फोर्स का डेफिनेशन देता है, बल की परिभाषा देता है पहला नियम, ठीक है ना। क्या है बल की परिभाषा? कि कोई ये बल एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल एजेंट है जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित कर सकता है, ले जा सकता है, या उसके पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करेगा। आता है बात समझ में? या तो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करेगा या पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करेगा। एक बात और समझिएगा, पहले नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे ये सिक्का अभी रेस्ट में रह रहा था, इसको हम रखे थे कागज के ऊपर। अगर हम अचानक से कागज खींच देंगे तो सिक्के को मालूम ही नहीं चलेगा, उसको तो लगेगा कि हम रेस्ट में थे। तो सिक्का कहां गिर जाएगा? पानी में गिर जाएगा, वो कागज के साथ पीछे नहीं जाएगा। आपको लेकिन तेजी से खींचना होगा सिक्का। जैसे आप बस में खड़े हैं, बस में अचानक से ब्रेक लगती है, आप गतिशील थे, आपका पैर भी गतिशील था, तो जब अचानक से बस में ब्रेक लगी तो आपको तो मालूम नहीं था, आपके पैर को मालूम नहीं था, तो पैर आगे खिसक जाएगा, है ना। आपका बॉडी जो है, पैर तो रुक जाएगा क्योंकि बस रुकी, और जैसे ही बस रुकी तो पैर तो आपका रुकेगा, लेकिन आपका बॉडी अभी भी गतिशील था, तो बॉडी पर आगे की तरफ बल लगेगा। आप आगे की तरफ गिरता हुआ महसूस कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। ऐसे देखो सेम फिनोमेना यहाँ भी है। ये बस गतिशील है, ये बस गतिशील है। अचानक से जब ब्रेक मारेगा तो व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है, पैर तो रुक जाएगा क्योंकि पैर बस के संपर्क में है, लेकिन बॉडी को ये बात मालूम ही नहीं चला है कि वो रुकना भी है और वो आगे की तरफ खिसक लेगा। इसी के विपरीत अगर मान लो बस अचानक चलती, तुम बैठे हो, बस अचानक चलती, और बस अचानक चलती तो तुम्हारा पैर तो आगे निकल जाता, लेकिन बॉडी को मालूम ही नहीं है कि हमको चलना भी है, वो तो जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप पीछे की तरफ गिरिएगा। बस अगर अचानक चलेगी तो पीछे की तरफ गिरिएगा, बस जब अचानक रुकेगी तो आगे की तरफ गिरिएगा। ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया के उदाहरण है, आपको आना चाहिए। कैरम बोर्ड की गोटी देखे होंगे आप लोग। कैरम बोर्ड की गोटी में आप एक के ऊपर एक गोटी रख लीजिए और नीचे वाले गोटी को स्पीड में मारिए, तो नीचे वाला गोटी खिसक के आगे चला जाएगा, ऊपर वाले गोटी को भनक भी नहीं लगेगा क्योंकि वो रेस्ट में थे, तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, तो वहीं पे नीचे आके बैठ जाएंगे। आता है बात समझ में ये बात कि ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया के उदाहरण है, आपको आना चाहिए। क्या है न्यूटन का दूसरा नियम? दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम बच्चों बल का फॉर्मूला देता है। ध्यान रखना, दूसरा नियम बल का फॉर्मूला देता है। पहला नियम बल की परिभाषा देता है, दूसरा नियम बल का फॉर्मूला देता है। और पहला नियम जो है वो दूसरे नियम का ही पार्ट है। फर्स्ट लॉ इज अ पार्ट ऑफ अ सेकंड लॉ, ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा, एनएलएम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वैलिड कब है? तो ध्यान रखिएगा ये तभी वैलिड होता है जब देखने वाला ऑब्जर्वर जो है वो खुद रेस्ट में हो या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से अगर वो मूव कर रहा हो, तभी हम न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम बोलते हैं कि लगेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने वाला जो है वो खुद रेस्ट में होना चाहिए, तब जाकर के वो किसी को देखेगा, उस समय हम बोलेंगे कि न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम काम करेगा। तुम किसी बस में गतिशील हो, बस असमान वेग से चल रही है, तो तुम न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम फील नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्या है दूसरा नियम की परिभाषा? क्या है? बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम, संवेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है बच्चों? डेल्टा पी है संवेग में परिवर्तन, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग। संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग को हम लिखते हैं m गुना v, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, डेल्टा पी जो है, जो संवेग में परिवर्तन है, इसी का एक और नाम होता है आवेग।
इम्पल्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा कि यहां से हम ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा पी बराबर, अगर हम कांस्टेंट को 1 माने तो डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा। तो अगर हम आगे बात करें और, है ना, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो हम ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई बॉडी है, u एक से चल रहा था, u उसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेग, और t समय के बाद इसका वेग हो जाता है v, तो यहाँ का मोमेंटम लिखेंगे mu और यहाँ का मोमेंटम लिखेंगे mv। आप जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से v माइनस u बाई t। ये रिलेशन निकालना कोई अलग बात नहीं है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे डेल्टा p कितना लिखेंगे, mv फाइनल मोमेंटम, m लिखे हैं p2 माइनस p1, तो p2 कितना लिखेंगे mv, p1 कितना लिखेंगे mu बटा t, m कॉमन ले लिए तो v माइनस u बाई t को अभी हम a बोल रहे थे, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा ma। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन के दूसरे नियम के क्या क्या फॉर्मूला हो गए, एक तो हो गया डेल्टा p बाई डेल्टा t, एक हो गया ma, या डेल्टा p को हम कहेंगे इंपल्स, तो इंपल्स बटा टाइम। ठीक है, ये न्यूटन के दूसरे नियम के, है ना, क्या क्या हो गए फॉर्मूले, आपको ध्यान रखना है ये सब। ठीक है, देखो अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, स्थिर है, रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में है, इसका मतलब f नेट 0 लिखो, f नेट 0 है, इसका मतलब न्यूटन का पहला नियम लग रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई वस्तु चल रहा है, एक्सेलरेशन है उसके पास, तब हम f नेट लिखेंगे ma। ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, एक्सेलरेशन है उसके पास, तो f नेट ma, रुका हुआ है तो f नेट 0, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। ठीक है, आगे बात करें क्या है थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आर इक्वल, क्रिया एंड प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर होते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का मतलब क्या है, जैसे मान लो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल आपस में फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं, है ना, जैसे क्रिया कंडीशंस क्या क्या है, कब कब लगेगा, न्यूटन का तीसरा नियम, कब कब क्रिया बल प्रतिक्रिया बल हम कैसे फील करेंगे। तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल अलग-अलग वस्तु पर लगना चाहिए, वस्तु अलग-अलग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेम टाइम में लगना चाहिए, सेम टाइम में लगना चाहिए। आप किसी को थप्पड़ मारे तो वो भी तुमको पलट के थप्पड़ मारा, ये नहीं है न्यूटन का तीसरा नियम, यहाँ नहीं लग रहा है क्रिया प्रतिक्रिया बल। हाँ, तुम उसको थप्पड़ मारे तो तुम्हारा स्किन भी उसके हाथ पर बल लगाया, ये है क्रिया प्रतिक्रिया बल। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा हाथ ज्यादा कठोर है, गाल सेंसिबली ज्यादा चिकना हो जाएगा, या फिर ज्यादा बोलेंगे स्मूथ हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो उस केस में गाल को ज्यादा चोट लगेगा, है ना, जो जितना ज्यादा मुलायम होगा उसको चोट ज्यादा आएगा, लेकिन बल दोनों में बराबर लगा है। तुम जितना गाल पर बल लगाया है उतना ही गाल भी तुम्हारे हाथ पर बल लगाइए। तुम जाके पत्थर पर हाथ को मारो, अब यहाँ पर पत्थर कठोर हो गया, तो पत्थर जो है वो भी तुम पर उतना ही बल लगा रहा है जितना हाथ से तुम पत्थर पर लगा रहे हो, चोट आपको ज्यादा लगेगी। स्किन की बात करेंगे तो सेंसेशन वहां ज्यादा होगा जो मुलायम होगा, वो अलग बात है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल सेम टाइम में लगना चाहिए, जिस समय हम पत्थर को मारेंगे उस समय पत्थर भी मेरे ऊपर बल लगाया, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेंगे और इक्वल फोर्सेस होंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इक्वल फोर्सेस होंगे और सेम टाइप ऑफ फोर्सेस होंगे। सेम टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब कि अगर हम एक तनाव बल बोले तो दूसरा भी तनाव बल होगा। कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो अगर हम बोले कि एक रस्सी से हम ऐसे लटका देते हैं यहाँ मास m को, तो यहाँ पर मान लो इस रस्सी पर तनाव बल लग रहा है ऊपर और यहाँ पर तनाव बल लग रहा है नीचे, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। मान लो अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम धरती को दबा रहे हो नीचे, धरती तुमको दबा रहा है ऊपर, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है। आता है बात समझ में? क्रिया प्रतिक्रिया बल के कुछ हम एग्जांपल भी लेके आए हैं, जैसे देखिए दो मासेस हैं ma और mv, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है। दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही समय में लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, अलग अलग वस्तु पर लग रहा है, साफ साफ देख सकते हैं दोनों सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। किसी गन से आप जैसी बंदूक फायर कीजिएगा, बंदूक से गोली फायर कीजिएगा तो गोली तो आगे जाएगा, गोली आगे जाएगा, तो ये क्रिया बल हुआ मान लो, है ना। तो प्रतिक्रिया इसका ये लगेगा कि बंदूक भी पीछे जाएगा, आपके हाथ में पीछे की तरफ झटका लगता है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी F नेट शून्य हो जाता है। जैसे पक्षी जो है, पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे की तरफ ढकेलती है, पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे ढकेलेगी तो हवा जो है विपरीत दिशा में उस पर बल लगा देगा ऊपर की तरफ, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल में आएगा कि किसी चिड़िया का उड़ना भी क्रिया प्रतिक्रिया बल में आएगा। जैसे मान लो अगर हम बैलून की बात करेंगे तो बैलून से अगर अचानक से हम बैलून का यहाँ पर ये खोलेंगे तो ये हवा जो है, हवा यहाँ से हवा बाहर की तरफ निकलेगा, हवा जब बाहर की तरफ निकलेगा तो ये वातावरण पर क्रिया बल लगाया, बदले में इस पर भी प्रतिक्रिया बल लगेगा कि बैलून पीछे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही बैलून खोलिएगा ना, हवा निकलेगा, बैलून पीछे की तरफ जाएगा। अब देखिएगा इसी लड़की है, ये नाव से यहाँ पर चढ़ रही है, तो नाव को ये ढकेल रही है पीछे की तरफ, तो ये यहाँ एक्शन फोर्स लगाई, तो बदले में ये नाव को ढकेली, रिएक्शन फोर्स भी लगेगा।
नाव से कूदने पर आप नाव से कूदे एक्शन फोर्स, तो बदले में रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, नाव पीछे जाएगी, नाव पीछे जाएगी। नाव आपको आगे फेंक दी तो बदले में नाव भी पीछे जाएगी, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। आता है बात समझ में? तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के कई एग्जांपल्स हैं, आपको ये बात समझ में आना चाहिए क्या है न्यूटन का पहला नियम, क्या है न्यूटन का दूसरा नियम, क्या है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, थैंक यू।